गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग लॉकडाउन का सही ढंग से पालन करें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और जो टीवी पर बार बार आपको निर्देश दिया जा रहा है उसका भी पालन करें। बच्चों, पिछले क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ाया वो परिमेय अपरिमेय संख्या से सम्मिलित आपका जो चैप्टर था और उसका बृहद पैमाने पर हमने आपको करनी, जिसको सर बोलते हैं, वहां तक पढ़ाया। और कल के क्लास में ही मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक चीज है। यदि आपकी ज्योमेट्री पर पकड़ है, आप ज्योमेट्री को सही ढंग से समझ लेते हैं, तो वास्तव में ज्योमेट्री ही मैथमेटिक्स है। तो आपको किसी भी पार्ट मैथमेटिक्स के किसी पार्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आज ज्योमेट्री में जो हम बात करेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन पहले हम देंगे कि ये ज्योमेट्री आज से नहीं है। ये ज्योमेट्री ईसा शताब्दी से पहले से ही ज्योमेट्री का मनुष्य यूज करते रहा है और आज तो इस ज्योमेट्री का इतना बड़े पैमाना पर यूज हो गया कि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए यदि थोड़ा सा हम इसका पीछे का इतिहास दोहराते हैं तो पता चलता है कि लगभग ईसा शताब्दी से 2500 वर्ष पूर्व, जिसको हम लोग प्राचीन काल कर सकते हैं, मिस्र और बेबीलोनिया के निवासियों ने सर्वप्रथम ज्योमेट्री का यूज किया था। मिस्र और बेबीलोनिया के निवासी ज्यामिति का उपयोग अधिकतर व्यावहारिक कार्य में किया करते थे, जैसे कि भूमि मापने में, गोदाम बनाने में, उसकी गोदाम के आयतन मापने में। लेकिन इन लोगों ने जो है इसका कोई क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया। जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है उस तरह से इसने अध्ययन नहीं किया। इसीलिए जो प्राचीन सभ्यता है उसमें जो है प्राचीन भारत में या प्राचीन विश्व में जो है बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिक डेवलप नहीं हो सका। लेकिन जब ज्यामिति का ज्ञान मुख्य रूप से मिस्र से यूनान तक पहुंचा तो बहुत ही ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ। और उस समय के जो एक अच्छे व्यापारी थे, थेल्स महोदय, ये बहुत ही अच्छे व्यापारी थे और व्यापार करके इन्होंने काफी धन संपदा भी अर्जित किया। और बाद में इन्हें जो है कुछ अध्यात्म की ओर इनका जो है ध्यान चला गया और कुछ इन्होंने लिखने का, ज्ञान बांटने का जो इन्होंने अपने जीवन में शुरुआत किया। तो वास्तव में थेल्स के समय से ही, यह भी लगभग आपको 640 से 546 ईस्वी पूर्व की बात है, तो उसी के समय से जो है ज्यामिति का जो है उद्भव हुआ, विकास हुआ। और थेल्स साहब के ही शिष्य थे पाइथागोरस साहब। उन्होंने तो ज्योमेट्री को जो है एक विशेष रूप से जो है अलंकृत कर दिया। और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़े यूनान के गणितज्ञ हुए यूक्लिड, जिसे हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, यानी ज्यामिति का पिता, उन्होंने ज्यामिति का बहुत ही सटीक ढंग से, सही ढंग से विश्लेषण किया। तो इस तरह से हम जाने इसका पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है ज्योमेट्री का बहुत ही रोचक है। अब आपके दिमाग में उत्सुकता आ रही होगी कि आखिर इस ज्योमेट्री को, ज्यामिति को हम किस तरह से परिभाषित करें। तो ज्यामिति का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो ये होता है ज्यामिति। ज्या का मतलब होता है जमीन या भूमि, जमीन या जिसको हम लोग खेत भी बोलते हैं, भूमि। और मिति का मतलब हुआ माप, यानी जमीन का मापन।
जमीन का मापन। कहने का मतलब कि गणित की वह शाखा जिसके या जिसमें हम जमीन की माप से संबंधित अध्ययन प्राप्त करते हैं, वह ज्यामिति कहलाता है। वास्तव में ज्यामिति का सबसे ज्यादा विकास किया यूक्लिड। यूक्लिड ने ज्यामिति के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी स्वयंसिद्धियां बताया, जो आगे कक्षा में जब हम पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति तो उसमें हम पढ़ेंगे, जानेंगे। क्योंकि हमारे पास जो है इस स्टडी क्रम में छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ते हैं और बड़े बड़े बच्चे भी जुड़ते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जो पीछे से जो क्लास बढ़ा है तो छोटे बच्चे से ज्यादा बड़े बच्चे जो है ज्यादा जुट रहे हैं और अदर स्कूल के भी बच्चे जुट रहे हैं। इसलिए मैं पढ़ाई का स्तर बिल्कुल नीचे से लेके चलूंगा ताकि सभी बच्चों को लाभ हो। और इसी क्रम में मैं आपको ज्यामिति की शुरुआत जहां से होती है, कुछ पारिभाषिक शब्द है उसको हम परिभाषित करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला ज्यामिति में एक चिन्ह आता है जिसको हम लोग बिंदु बोलते हैं, इसको पॉइंट जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई नगण्य, बिल्कुल नाम मात्र। इसे ये देखो ये चिन्ह है, इसको हम लोग डॉट बोलते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। और इसे यदि हम इस पॉइंट का नाम ए रख दें तो इसको पढ़ेंगे पॉइंट ए। इसका नाम यदि हम सी रख दें तो पढ़ेंगे पॉइंट सी। बिंदु के बाद हम लोग आते हैं रेखा, जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई एवं मोटाई नगण्य हो। जैसे ये रेखा हो, इसमें लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई नगण्य है। इसे सिंबल में इस तरह से हम दिखा सकते हैं। रेखा के प्रकार देखो, रेखा के कौन कौन से प्रकार हैं। सरल रेखा, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं। देखिए ये सरल रेखा है, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं है,
इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। किरण जिसमें एक अंत बिंदु हो, ये अंत बिंदु है। इसे संकेत में हम लिख सकते हैं, इसे संकेत में यदि इसका नाम ए भी रख दें, इसे संकेत में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये एरो का चिन्ह है, ये आपको डायरेक्शन भी बताता है कि ए से बी की ओर जा रहा है। रेखाखंड जिसमें दो अंत बिंदु हो, इसे हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। इसमें ये अंत बिंदु है, और एक वक्र रेखा जो अनियमित हो, यानी इसकी कोई चाल नहीं है। जैसे ये देखो, ऐसे 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 ये सारी वक्र रेखाएं होंगी। अब हम जानेंगे रेखा से क्या क्या बनती है। उससे पहले जाने कि रेखा की क्या क्या विशेषता है। रेखा की विशेषता, सबसे पहली विशेषता है कि रेखा, चाहे सरल रेखा, एक रेखा किसी क्षेत्र को नहीं ढकती है, किसी क्षेत्र को नहीं ढकती है, उसका मतलब इसका कोई क्षेत्रफल संभव नहीं है। एक बिंदु से किसी रेखा का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। दो बिंदु से एक रेखा का निर्माण होगा। कहने का मतलब कि दो बिंदु यदि कहीं है, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। रेखा खींची जा सकती है। ये कोई बिंदु है, इससे अनगिनत रेखाएं खींची जाएगी, जितनी मर्जी इतनी खींच लो, जितनी मर्जी उतनी खींच लो, और ये सभी जो है एक बिंदुगामी रेखा कहलाएंगे। चित्र में खींचे गए रेखा एक बिंदुगामी रेखा है।
एक बिंदु पर एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होंगे। यदि कोई रेखा है तो वास्तव में यह बिंदु का संगम है। इस पर यह बिंदुओं का यह संगम है, एक बिंदु दूसरे बिंदु से यह मिले हुए हैं। इस तरह से हम असंख्य बिंदुओं का सम्मिलन एक रेखा है। यूनियन ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स दैट मेक्स अ लाइन। इस तरह से हम जाने कि एक रेखा पर अनगिनत बिंदु है और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एक रैखिक बिंदु। यदि यह बिंदु ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, तो इस बिंदु को हम कहेंगे एक रैखिक बिंदु। एक रैखिक बिंदु कौन कौन हो गया, ए बी सी डी ई। इस तरह से हमने रेखाओं की विशेषता के बारे में जाना। और इन रेखाओं से, ये तो सिंगल रेखा की बात हमने किया, यदि रेखा डबल आ जाए, रेखाखंड डबल आ जाए, तब क्या क्या आकृति बन सकती है। यदि हम दो रेखा, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दो रेखा यदि एक दूसरे को काटती है तो यह दोनों प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। रेखा ए बी एवं सी डी कहाँ काट रही है, ओ पर। बिंदु ओ पर काटती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। लेकिन जब ये रेखाएं, यानी जिसको हम लोग रे बोले, इस तरह से आकर के सिर्फ टच करती है एक बिंदु पर, इस बार देखिए काट करके गुजरती नहीं है, टच कर देती है, तो ये जो बन जाता है ये कोण बन जाता है। ये क्या बन गया, कोण। इसको भी डिफाइन कर देंगे कि जब दो किरण, देखिए एक किरण ओ ए है, एक ओ बी है, जब दो किरण एक दूसरे से एक बिंदु पर आकर मिलती है तो बीच में जो ये डिस्टेंस हो गया वह कोण बन गया, कोण बनता है। अब देखिए ये किरण से भी कोण बना और यहाँ भी देखिए रेखा से भी कोण बना। ये रेखा काटा तो यहाँ भी कोण बन गया, यहाँ भी कोण बन गया, यहाँ भी कोण बन गया और यहाँ भी कोण बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कोण बनने के लिए रेखा या किरण या रेखाखंड की आवश्यकता है। ये दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कोण के विभिन्न प्रकार की। कोण के प्रकार। सबसे पहला कोण न्यून कोण।
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। इस तरह से आपको इसका चित्र यदि बनाएंगे तो इस तरह का चित्र बनेगा। हर वक्त जो है 90 से कम होगा, हर वक्त 90 से कम होगा। ये सारे कोण जो होंगे ये न्यून कोण है। इसकी शुरुआत होगी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 0 से बड़ा 5 डिग्री और ये जाते जाते 89.9 डिग्री तक ये सब के सब हो जाएगा आपका न्यून कोण। दूसरा समकोण। जब कोण की माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो निश्चित रूप से एक रेखा बिल्कुल इस तरह से खड़ी होगी और एक पड़ी होगी और बीच में ये 90 डिग्री का ये इस तरह से भी हो सकता है। ये इस तरह से भी हो सकता है। तीसरा अधिक कोण। जब कोण की माप 90 डिग्री एवं 180 डिग्री के बीच हो, तो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है? 90.1 डिग्री से लेकर के और 179.9 डिग्री तक, ये चाहे 95 डिग्री हो, 105 डिग्री हो, जो भी बीच में आएगा ये सब के सब होंगे अधिक। चौथा होता सरल कोण। जब कोण की माप 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का कोण जो होगा किसी एक बिंदु पर इस तरह से होगा। पुनर्युक्त कोण जब कोण की माप 180 डिग्री एवं 360 डिग्री के बीच हो, तो इसका चित्र ऐसे बन सकता है।
ये पुनरुक्त कोण है। पूर्ण कोण या इसी को हम लोग संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। जब कोण की माप 360 डिग्री हो, बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ये सेंटर है और यहाँ पर जो ये एंगल बन गया है ये 360 डिग्री, यही आपका पूर्ण कोण हो गया। अभी हम आपको बता रहे थे कि सिंगल कोण यानी अपने आप में जो कोण बना। अब देखिए एक कोण और है जिसे हम ये कोण है और बीच में एक रेखा आ गई, एक ये रे आ गया। तो ए बी पहले से कोण था, एक ए आ गया, इसकी वजह से दो कोण बन गया। एक कोण इधर बन गया, एक कोण इधर बन गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आसन कोण। जब दो कोण का शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो उसे आसन कोण कहते हैं। चित्र में देखो कि उभयनिष्ठ पॉइंट जो है वो है और उभयनिष्ठ भुजा ओसी है। और दो कोण बन गया, एक हो गया एओसी और एक हो गया बीओसी। ये दोनों कोण जो है ये आसन कोण है, आसन कोण है। अब आसन कोण भी कई तरह के हो सकते हैं। आसन कोण भी कई तरह के हो सकते हैं। अब देखिए ये आसन कोण, ये पूरा कोण 90 डिग्री है। ए ओ बी 90 डिग्री। निश्चित रूप से ये दोनों का एडिशन 90 डिग्री है। तो जब इस आसन कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पूरक कोण।
आसन कोण का योगफल। नब्बे डिग्री हो तो उसे पूरक या अनुपूरक कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहते हैं। अब देखिए आसन कोण का योगफल इस तरह से भी तो हो सकता है, ये दोनों मिलकर के 180। यहाँ एंगल AOB 180 है, तब क्या कहें, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन। AOC प्लस BOC 90 डिग्री, तो इसको कहेंगे संपूरक कोण। जब आसन कोण का योगफल योगफल 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहते। चित्र में AOC प्लस BOC 180। और एक मजे की बात और है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो लीनियर पेयर भी बनाता है, रेखीय युग्म भी बनाता है। संपूरक कोण रेखीय युग्म बनाता है। अब देखिए यदि दो लाइन एक दूसरे को काट दी, एक ये कोण बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा, फिर ये भी कोण बनेगा, ये भी कोण बनेगा। इसको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, रेखा का नाम तो आमने सामने के कोण को
दिशाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं जो आपस में बराबर होती है। चित्र में कोण एओडी बीओसी और कोण एओसी बीओडी। अब बात करते हैं थोड़ा समानांतर रेखा। समांतर रेखा, यदि दो रेखा इस प्रकार हो, ये बीच की दूरी सभी जगह बराबर हो, तो निश्चित रूप से ये दोनों रेखा एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और जब यह दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो समानांतर का रिलेशन होगा। हम इसे परिभाषित करेंगे, जब दो रेखा के बीच की दूरी बराबर हो, यानी जो दूरी ये है वही दूरी है वही दूरी है, तो ये दोनों रेखा आपस में नहीं मिलेगी। आपस में नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार की रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है। इसे चित्र में संकेत में AB समानांतर C, ये समांतर रेखा है, ये समानांतर का चिन्ह है। अब इन समांतर रेखाओं के बारे में भी कुछ जानो, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो दो समांतर रेखा किसी क्षेत्र को नहीं घेरेगी। दो समानांतर रेखा किसी क्षेत्र को नहीं घेरेगी, तो समांतर रेखा का क्षेत्रफल भी नहीं होगा। देखिए ये दो समांतर रेखा जा रही है, किसी क्षेत्र को ये नहीं घेर रही। अब इस दो समांतर रेखा को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है, जब दो समानांतर रेखा
एक तिरछी रेखा या कोई तीसरी रेखा काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो देखो ये समांतर रेखा है, इसको एक रेखा काट रही है पी क्यू एल और एम बिंदु पर, तो पी क्यू रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। लंब रेखा यदि कोई ये रेखा है, इस पर कोई दूसरी रेखा करके 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ये लंब रेखा होगी। किसी रेखा पर कोई अन्य रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वह लंब रेखा होती है। इसे देखिए संपर्क में कैसे लिखेंगे। ये लंब रेखा का संपर्क है, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं। चित्र में ओसी लंब है ए बी पर, अब दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है। PQ प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है L और M बिंदु पर, तो बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी एंगल बन गया। यदि AB समांतर है CD, जिसे PQ तिर्यक छेदी रेखा L एवं M बिंदु पर काटती है तो एंगल 1 2 7 8, एंगल 1 2 7 8 ये बहिष्कोण कहलाता है। 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये अंतःकोण कहलाता है। और 3 बराबर 5, 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 ये एकांतर कोणों के जोड़े कहलाते हैं। और एंगल 1 = 5, 2 = 6, 4 = 8, 3 = 7, ये संगत कोण के जोड़े कहलाते हैं।
जोड़े कहलाते हैं। ये सब इक्वल होता है। और एंगल 3 जोड़ 4, यहां से ले 1 + 2 180, 3 + 4 180, 5 + 6 180, 7 + 8 180। ये सभी जब दो कोणों का योगफल 180 हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज की कक्षा में हमने विभिन्न तरह के कोणों के बारे में, रेखा कोण का रिलेशन भी पढ़ा। और चूंकि ज्यादा पढ़ा देते हैं तो आप उब जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम कम करके, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत सारी चीज ज्यामिति में बताने वाले हैं। आप जितने हमने अभी डिफिनेशन को डिफाइन किया है ये सभी आप याद करेंगे, और कल आपको इससे आगे जो है ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारा चीज हम आपको जानकारी देंगे। और मैक्सिमम बच्चे जो छोटे क्लास के भी बच्चे हमारे स्कूल के हैं वो सारी परिभाषा को इंग्लिश में जानते होंगे। मैं हिंदी में इसलिए लिखा दिया कि बच्चे को क्लास में हिंदी बताया नहीं जाता है, और जो बड़ी क्लास के बच्चे हमारे लाइन में बैठे हुए हैं उसे भी, जो कम से कम बिहार बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले को तो किताब से हेल्प मिल जाएगा। बिहार बोर्ड वाले को जो है उसके लिए ज्यादा हिंदी मीडियम जानना जरूरी है। और मैक्सिमम हमारे लाइन में जो है बिहार बोर्ड के ही बच्चे बैठ गए हैं, इसीलिए सभी डिफिनेशन को सभी बच्चे याद कर लेंगे। और फिर आगे इस पर बहुत सारे सवाल हम आपको बताएंगे, बहुत सारा डिफिनेशन और बताएंगे, बहुत सारा यूक्लिड का और ज्यामिति में अवधारणा क्या है, ऊपर में क्या है, पर में क्या है, ये सारी चीज बताएंगे। और इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए।